नमस्कार, मैं हूं शिवम। आप सभी का बहुत स्वागत है मेरे इस कार्यक्रम में। आप सभी सच तलाशते रहते हैं और न्यूज़ वाले भी सच बेचते हैं, न्यूज़ बेचते हैं सच के नाम पे। लेकिन सच क्या है, ये जानने के लिए मैं आज कार्यक्रम कर रहा हूं। और ये ऐसा कार्यक्रम है जिसमें बहुत सारी ऐसे तथ्य हैं जो हैरान करते हैं, चौंकाते हैं। जो मैं आपको दिखाने वाला हूं, जो बताने वाला हूं, वो भले ही सच हो या ना हो, लेकिन सच के करीब लगता है। आज का कार्यक्रम सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे उस मामले से जुड़ा हुआ है जिसकी तह में अगर कोई पहुंच पाएगा तो सबसे ज्यादा परेशानी पता है किसको होगी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे ज्यादा परेशान वो होंगे। ये कार्यक्रम उस किताब से जुड़ा हुआ है जिसने सरकार को बेनकाब किया, सरकार को परेशान किया। ये कार्यक्रम सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई उस गुहार से जुड़ा हुआ है जिसमें एक लेखिका, एक पत्रकार ने मांग की है कि तमाम लोगों को खतरा है और उनकी बात सुनी जाए। 5 जुलाई 2019 की बात है। न्यायाधीश अरुण मिश्रा के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट की एक खंडपीठ ने गुजरात उच्च न्यायालय के 2011 के एक फैसले को पलट दिया। अब ये फैसला क्या था? गुजरात हाई कोर्ट ने 2003 में गुजरात के जो पूर्व होम मिनिस्टर थे हरेन पांड्या, उनकी हत्या के 12 आरोपियों को बरी कर दिया था। बरी करते हुए अदालत ने इस मामले की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से जांच जो की गई थी उसकी निंदा भी की। एजेंसी ने पांड्या की हत्या का जो ताल्लुक था वो गुजरात के विश्व हिंदू परिषद के एक नेता की हत्या से जोड़ दिया था। और एजेंसी ने यह कहा था कि हत्याएं एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश का नतीजा है। एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश रची गई है जिसे कथित रूप से हिंदुओं के बीच आतंक फैलाने के लिए एक मुस्लिम धर्मगुरु के नेतृत्व में रचा गया था। यह बात कही गई। हाईकोर्ट ने इसके बाद ये टिप्पणी की। हाईकोर्ट ने कहा कि मौजूदा मामले के रिकॉर्डों से यह साफ पता चलता है कि हरेन पांडे की हत्या की जो जांच की गई उसमें कदम कदम पर इसको कमजोर किया गया, आंखों पर पट्टी बांध ली गई और कई सवालों को अनुत्तरित छोड़ दिया गया जिनके जवाब नहीं तलाशे गए। संबंधित जांच अधिकारियों को उनकी अक्षमता, उनकी अयोग्यता के लिए जवाबदेह ठहराया गया। और हाईकोर्ट ने बहुत तीखी टिप्पणी की इस मामले में, जिसका नतीजा अन्याय और कई संबंधित व्यक्तियों की भारी प्रताड़ना से जुड़ा हुआ पाया गया और सार्वजनिक संसाधनों से दुरुपयोग से जुड़ा हुआ पाया गया। ये कहा गया कि न्यायालय के सार्वजनिक वक्त की बड़ी बर्बादी की गई है। ये इस तरह का मामला था। लेकिन शीर्ष अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने इन टिप्पणियों को खारिज कर दिया। इसने सीबीआई के दावों से प्रभावी रूप से सहमत होते हुए 12 आरोपियों की सजा को बहाल कर दिया। और ये तब की बात है जब मोदी जी दूसरी बार प्रधानमंत्री बन चुके थे। एक एनजीओ है जिसका नाम है सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ये एनजीओ जनहित की याचिकाएं लगाता है अलग अलग मामलों में। इसने एक जनहित याचिका दाखिल की थी और कहा था कि नए सबूतों के आलोक में, यानी नए सबूतों को देखते हुए पांड्या की हत्या की जांच दोबारा की जानी चाहिए। ये नई जानकारी हाल की एक गवाही, उस वक्त की जो गवाही थी उसके बाद हुई, जो पांड्या की हत्या को गैंगस्टर सोहराबुद्दीन शेख से जोड़ रही थी, जिसे बाद में गुजरात पुलिस ने कथित रूप से मुठभेड़ में मार गिराया सोहराबुद्दीन को। शेख के एक सहयोगी और मामले में जो प्रमुख गवाह हैं, जिसका नाम अक्सर लिया जा रहा है इन दिनों, आजम खान, उन्होंने 2018 के आखिर में मुंबई की अदालत में बताया, वो टिप्पणी में कोट कर रहा हूं, उन्होंने बताया सोहराबुद्दीन के साथ बातचीत हुई उनकी और सोहराबुद्दीन ने उनको बताया कि गुजरात के हरेन पांड्या को मारने का ठेका उनको मिला हुआ था। सोहराबुद्दीन ने उससे ये कहा था कि वंजारा ने उसे ये ठेका दिया है। वंजारा गुजरात के उस वक्त के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान बड़े पावरफुल थे और गुजरात पुलिस के पूर्व उप महानिरीक्षक, महानिदेशक थे पुलिस के। गुजरात के पूर्व गृह राज्य मंत्री थे उस वक्त अमित शाह, जो मौजूदा वक्त में होम मिनिस्टर हैं, गृह मंत्री हैं। सोहराबुद्दीन मामले में मुख्य आरोपी था उस वक्त। शेख ने यह बताया, आजम खान ये कहते हैं कि उन्हें किसी भी मुस्लिम व्यक्ति पर दोष लगाने के लिए कहा गया था, इसलिए उन्होंने असगर अली को इस मामले में फंसा दिया। न्यायाधीशों ने सीपीआईएल द्वारा सूचीबद्ध सबूतों को खारिज कर दिया, जिसमें आउटलुक पत्रिका के कुछ समाचार थे, उसके संगठन से जुड़ी हुई पत्रकारीय रिपोर्टें थी और इसके अलावा राणा अयूब की एक किताब थी जो 2016 में उन्होंने पब्लिश कराई, जिसका नाम था गुजरात फाइल। बड़े हंगामा हुआ, पूरा नाम गुजरात फाइल एनाटॉमी ऑफ अ कवर अप शामिल थी। यहां आपको एक बात और मैं बताना चाहता हूं, ये अहम भी है कि गुजरात फाइल जो किताब लिखी गई राणा अयूब के बारे में, इस किताब में
किस तरह से इसको लिखा गया। ये किताब एक अंडरकवर स्टिंग ऑपरेशन में टेप किए गए वीडियो के प्रतिलेख के तौर पर आप इसको ले सकते हैं, जो राणा अय्यूब ने 2010 की शुरुआत के 8 महीने में किए थे। इस दौरान उन्होंने गुप्त रूप से गुजरात के पूर्व गृह सचिव से बात की, उनका नाम अशोक नारायण था। पूर्व पुलिस महानिदेशक से बात की, पीसी पांडे नाम है उनका। आतंकवाद निरोधी दस्ते के पूर्व प्रमुख राजन प्रदर्शी से उन्होंने बात की। पूर्व एटीएस अहमदाबाद प्रमुख जीएल सिंघल से उन्होंने बात की थी। पूर्व पुलिस महानिरीक्षक गीता जौहरी से बात की और बाइये शेख से उन्होंने बात की थी। ये तमाम जो बातचीत थी वो वीडियो में रिकॉर्ड थी और वो मोदी के पास भी पहुंची थी उस वक्त। मोदी उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे 2010 में। इन अधिकारियों के साथ बातचीत में 2002 के गुजरात के मुस्लिम विरोधी कार्यक्रम के बारे में कई जानकारियां निकल कर आईं। सोहराबुद्दीन और पांड्या की हत्या, साथ ही इशरत जहां और तुलसीराम प्रजापति की हत्या से जुड़े कई खुलासे इन बातचीत में शामिल थे। कई खुलासे इन लोगों ने किए थे, जिनमें से दोनों को अतिरिक्त न्यायिक मुठभेड़ में मार दिया गया था। अधिकारियों ने उन्हें जो बताया, यानी राणा अय्यूब को जो बताया, उन्होंने उसी को अपनी किताब में लिख दिया, गुजरात फाइल में। कोई नई बात नहीं लिखी है, राणा अय्यूब दावा करती हैं। राणा अय्यूब के परिचय पे अगर मैं कुछ कहूं तो वो 2010 में तहलका पत्रिका के साथ जुड़ी हुई थी और उसके लिए काम कर रही थी। जानी मानी खोजी पत्रकार हैं। उन्होंने ये किताब जब लिखी तो उसमें कॉल रिकॉर्ड्स को उन्होंने उजागर करते हुए दिखाया कि किस तरह से गुजरात में चीजें हुई, किस तरह से जिस रात प्रजापति की मौत हुई, अमित शाह उन अधिकारियों से सीधे संपर्क में थे जिन्हें बाद में फर्जी मुठभेड़ के लिए गिरफ्तार किया गया था। ये तमाम चीजें इस किताब में लिखी गई। मई 2016 में उनकी किताब छपने के बाद एसआईटी और तमाम जांच एजेंसियों ने राणा अय्यूब से वो टेप लेने की भी कोशिश की। राणा अय्यूब खुद कहती हैं, कई बार उन्होंने कई आर्टिकल्स में लिखा है, कारवा मैगजीन में उन्होंने एक आर्टिकल लिखा जिसमें वो जिक्र करती हैं और ये कहती हैं ये रिकॉर्डिंग उनको सौंपने के बारे में कहा गया। इस किताब को 2017 में जोहानिसबर्ग में ग्लोबल शाइनिंग लाइट अवार्ड से नवाजा गया। यह अवार्ड बड़ा उत्कृष्ट माना जाता है और कहा जाता है ये अवार्ड उन लोगों को मिलता है जो लोग खोजी पत्रकारिता को जिंदा रखने की कोशिश करते हैं या इस तरह की पत्रकारिता को जीवित रखने के लिए रिपोर्ट्स करते हैं। उनको ये बड़ा प्रतिष्ठित अवार्ड है जो दिया जाता है। 2018 में इसी तरह से उनको फ्री प्रेस अनलिमिटेड से सम्मानित किया गया। ये भी अपने आप में बड़ा प्रतिष्ठित है और ये भी खोजी पत्रकारों को दिया जाता है जो खतरनाक तौर पर खतरनाक समय का सामना करते हुए काम करते हैं और इस तरह की रिपोर्ट्स करते हैं। तो ये सारी जो पत्रकारीय अवार्ड थे वो इस किताब के लिए उनको दिया गया। ये अवार्ड उनको दिए गए हैं जिनके ज़मीर जिंदा हैं और ये बताया गया कि ये अवार्ड उनको दिए जाते हैं जिनके ज़मीर मरे नहीं हैं ऐसे दौर में भी, या अलग अलग राष्ट्रों में, सिर्फ भारत की बात नहीं है। गुजरात फाइल के बाद बहुत सारे हंगामे हुए लेकिन वो खुलासे नहीं हुए जो खुलने चाहिए, जो 2002-3 में घटनाएं हुई गुजरात के भीतर। आज भी आप देखेंगे तो तमाम आपको वीडियोस मिल जाएंगे, तमाम इस तरह की जानकारियां मिल जाएंगी, लेकिन सच अभी भी कहीं छिपा हुआ है। कौन दोषी था, क्यों दोषी था, किसने कराया, ये अभी भी छिपा हुआ है। आप लोगों की भी एक राय है, आप लोग अगर इस पर कोई राय देना चाहते हैं, आपको लगता है कि इस मामले में ये हो सकता था या इस मामले में ये दोषी है, आप ज़रूर कमेंट करके बता सकते हैं। मुझे इस कार्यक्रम में फ़िलहाल इजाज़त दीजिए। इस तरह की बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं जो अभी तक नहीं आई हैं यूट्यूब पे या डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे, वो मैं लाने की कोशिश कर रहा हूँ। तमाम ऐसे सीनियर जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने काम किया है अलग अलग रूप में, मैं वो रिपोर्ट्स लाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप ज़रूर बताइए आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिए, ये एक रिक्वेस्ट है आपसे और मुझे इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया।